दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश के रामाशीष राय के इस्तीफे के बाद ऐश्वर्य राज सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति का एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है। यह बदलाव इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी की राजनीतिक पहचान लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाट समाज, किसान राजनीति और चौधरी चरण सिंह की विरासत से जुड़ी रही है, जबकि ऐश्वर्य राज सिंह पूर्वांचल के बस्ती राजघराने से आते हैं और इसलिए जयंत चौधरी का यह फैसला केवल संगठन में एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं बल्कि आरएलडी के भौगोलिक विस्तार की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। ताजा रिपोर्ट्स में ऐश्वर्य राज सिंह को टेक्नोक्रेट, राजघराने से जुड़े नेता और टीम आरएलडी के सूत्रधार के रूप में बताया गया है और उनके सामने खासतौर पर पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी रखी गई है। आरएलडी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर भी ऐश्वर्य राज सिंह पहले से टीम आरएलडी के स्टेट कन्वीनर के रूप में दर्ज रहे हैं, यानी संगठन के भीतर उनकी भूमिका अचानक से पैदा नहीं हुई बल्कि वो लंबे समय से पार्टी की संगठनात्मक मशीनरी से जुड़े हुए हैं और यही उनकी नियुक्ति का पहला महत्वपूर्ण अर्थ है। जयंत चौधरी ने किसी नए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जिसे संगठन के कामकाज और पार्टी की अंदरूनी संरचना का अनुभव है, लेकिन इसका राजनीतिक भौगोलिक आधार पश्चिमी यूपी के बजाय पूर्वांचल से आता है। ऐश्वर्य राज सिंह की व्यक्तिगत राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इस नियुक्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वो बस्ती के राजघराने से जुड़े परिवार से आते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बस्ती सदर से आरएलडी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उस समय वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम छोड़कर सक्रिय तौर पर राजनीति में आए थे और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग बताई गई है और पीटीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने अमेरिका में टीसीएस के साथ काम किया था और बाद में लखनऊ में पोस्टिंग हुई थी। उसी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें समर्थन दिया था और उन्हें शिक्षित और साफ छवि वाला उम्मीदवार बताया था। उनके पिता स्थानीय विधायक रह चुके थे और उनकी मां रेलवे की वरिष्ठ अधिकारी रही हैं, यानी ऐश्वर्य राज सिंह का जो प्रोफाइल है वो पारंपरिक ग्रामीण जातीय राजनीति और आधुनिक शिक्षित युवा नेतृत्व के बीच एक पुल बनाने वाला है और यही प्रोफाइल संभवतः जयंत चौधरी के लिए उपयोगी है क्योंकि आरएलडी अब केवल जाट किसान पार्टी की छवि में सीमित रहना नहीं चाहती बल्कि अपने संगठन में अलग अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों को जोड़ना चाहती है। यहां रामाशीष राय के इस्तीफे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका इस्तीफा आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष वो चूंकि मई 2022 में बनाए गए थे और जब विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद जयंत चौधरी ने प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी थी। उस समय ऐश्वर्य राज सिंह को टीम आरएलडी का स्टेट कन्वीनर बनाया गया था और अब 4 साल के बाद वही संगठनात्मक भूमिका निभाने वाला व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बना है। हालिया रिपोर्ट्स की माने तो रामाशीष राय के इस्तीफे के पीछे पार्टी के भीतर मतभेद और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ टकराव की चर्चा रही है, जबकि उनके इस्तीफे में उन्होंने लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों और पार्टी की वैचारिक दिशा को लेकर चिंता जताई थी। इसलिए ऐश्वर्य राज सिंह की नियुक्ति को आरएलडी में संगठनात्मक रीसेट के तौर पर भी देखना उचित होगा। जयंत चौधरी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि संगठन में किसी तरीके का असंतोष न रहे, पश्चिमी यूपी के पुराने कार्यकर्ताओं को साथ रखा जाए और पूर्वांचल के नए क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार हो। ऐश्वर्य राज सिंह के बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम लोग 403 सीटों पर लड़ेंगे, कहीं सिंबल नल होगा तो कहीं कमल होगा या कहीं अन्य सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवार लड़ेंगे। और इसे शाब्दिक अर्थ में यह नहीं समझना चाहिए कि आरएलडी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। राजनीतिक संदर्भ में इसका अर्थ पार्टी की व्यापक संगठनात्मक तैयारी है और यह संदेश दे रहे हैं कि आरएलडी संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाना चाहती है और अंतिम चुनाव टिकट वितरण एनडीए के भीतर संसदीय बोर्ड और गठबंधन की बातचीत से तय होगा। इस बयान में एक और रणनीतिक संदेश छिपा है। आरएलडी अपने संगठन को पूरे राज्य में फैलाकर सीट शेयरिंग के समय केवल पश्चिमी यूपी की पार्टी के रूप में नहीं
बल्कि प्रदेशव्यापी संगठन वाली पार्टी के रूप में भी पेश करना चाहती है। लगातार ये बात उठ रही है कि आरएलडी 35 से 40 सीटों की मांग कर सकती है। जुलाई 2026 की राजनीतिक रिपोर्ट में आरएलडी की 2027 में बीजेपी से 35 से 40 विधानसभा सीटों की मांग की चर्चा सामने आई। हालांकि अभी तक बीजेपी और आरएलडी के बीच कोई आधिकारिक सीट शेयरिंग का समझौता घोषित नहीं हुआ है, इसलिए 35 से 40 सीटों को अभी घोषित मांग के बजाय एक राजनीतिक बार्गेनिंग रेंज मानना चाहिए। दूसरी रिपोर्ट में यह भी संकेत है कि आरएलडी सीट बंटवारे से पहले अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम समुदायों के बीच कार्यक्रम करने की तैयारी भी कर रही है और पार्टी खास तौर पर उन 9 विधानसभा सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है जो उसने 2022 में जीती थी और बाद में एक उपचुनाव से जुड़ी सीट भी है जो उसके खाते में आई। इसका अर्थ यह है कि आरएलडी केवल जाट प्लस किसान समीकरण के आधार पर सीट मांगने के बजाय अपना सामाजिक आधार विस्तार करने की कोशिश कर रही है। यहां 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और उस समय आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और उसने 33 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गठबंधन बदल गया, हम सभी जानते हैं, और जयंत चौधरी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। अब 2027 में वही पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, इसलिए आरएलडी का सीट शेयरिंग गणित 2022 की तुलना में पूरी तरीके से बदल चुका है। एक मौजूदा विश्लेषण में यह सवाल उठाया गया कि 2022 में जिन 33 सीटों पर आरएलडी लड़ी थी उनमें से कई सीटों पर अब बीजेपी के विधायक हैं, इसलिए आरएलडी के लिए वही सीटें वापस मांगना आसान नहीं होगा और उसे नई सीटों की तलाश भी करनी होगी। यही वजह है कि ऐश्वर्य राज सिंह की पूर्वांचली पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आरएलडी केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर निर्भर रहती तो 35 से 40 सीटों की मांग बीजेपी के सामने कमजोर पड़ सकती थी, लेकिन अगर वो कहती है कि उसके पास बस्ती, गोरखपुर मंडल, अयोध्या मंडल, पूर्वांचल और मध्य यूपी में भी संगठन है तो वो एनडीए के भीतर अधिक सीटों की मांग को राजनीतिक आधार दे सकती है। यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि आरएलडी पूर्वांचल में कितनी सीटें जीत सकती है, लेकिन संगठन विस्तार के लिहाज से यह नियुक्ति स्पष्ट रूप से उसी दिशा का हिस्सा है। बस्ती का चुनावी इतिहास भी इस फैसले को दिलचस्प बनाता है। ऐश्वर्य राज सिंह स्वयं बस्ती सदर से चुनाव लड़ चुके हैं, उनका परिवार स्थानीय राजनीति से जुड़ा रहा है, इसलिए उनके पास पूर्वांचल में व्यक्तिगत राजनीतिक नेटवर्क विकसित करने की संभावना पश्चिमी यूपी से आने वाले किसी संगठनात्मक नेता की तुलना में अधिक हो सकती है। लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है। व्यक्तिगत पारिवारिक पहचान और संगठनात्मक वोट बैंक एक ही चीज नहीं होते। बस्ती में राजघराने की विरासत ऐश्वर्य को पहचान दे सकती है, लेकिन उसे आरएलडी के वोट में बदलने के लिए बूथ कमेटी, ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, स्थानीय प्रभावशाली चेहरे और उम्मीदवारों का नेटवर्क खड़ा करना होगा। जयंत चौधरी की बड़ी चुनौती यही है कि आरएलडी की ऐतिहासिक ताकत पश्चिमी यूपी में है। बागपत, छपरौली, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा और आसपास के जाट किसान क्षेत्रों में पार्टी का नाम और राजनीतिक स्मृति आज भी मौजूद है, लेकिन पूर्वांचल में आरएलडी को वही राजनीतिक पहचान हासिल नहीं है और इसलिए ऐश्वर्य राज सिंह की नियुक्ति का असली टेस्ट यही होगा कि क्या वो पार्टी को पूर्वांचल में केवल सम्मेलन और संगठनात्मक नियुक्तियों से आगे ले जाकर वास्तविक चुनावी उपस्थिति में बदल सकते हैं या नहीं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आरएलडी अब सामाजिक विस्तार की भाषा इस्तेमाल कर रही है। जून जुलाई 2026 में पार्टी की ओर से दलित और मुस्लिम समुदायों के बीच संपर्क बढ़ाने की खबरें भी आई थी और इसका अर्थ यह है कि जयंत चौधरी समझ रहे हैं कि सिर्फ जाट वोट के भरोसे आरएलडी 35 से 40 विधानसभा सीटों पर दावा मजबूत नहीं कर सकती और अगर पार्टी जाट प्लस किसानों के साथ गुर्जर, मुस्लिम, दलित, अति पिछड़े और युवाओं में भी कुछ हिस्सेदारी बनाती है तो उसका एनडीए के भीतर महत्व बढ़ सकता है। और यही कारण है कि ऐश्वर्य राज सिंह का चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मानने वाले सभी नेताओं को जोड़ने वाला संदेश महत्वपूर्ण है और आरएलडी अपनी विचारधारा को किसी एक जाति, एक सीमित रखने की बजाय किसान और सामाजिक न्याय की व्यापक राजनीति के रूप में पेश करना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऐश्वर्य राज सिंह पूर्वांचल तक आरएलडी का विस्तार करने में कितने मददगार साबित हो सकते हैं और कितने लोगों को टिकट आरएलडी
में मिल सकता है बीजेपी गठबंधन में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। मांग 35 से 40 है, लेकिन वो वेस्टर्न यूपी में नहीं मिल सकता, और यही वजह है कि जयंत चौधरी अपने गठबंधन का विस्तार कर रहे हैं।